Hello students, a very good morning to all of you and welcome again in history classes. Students, आशा करती हूँ मैं कि आप सभी घर पे सेफ हैं, सुरक्षित हैं और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। साथ में आपके जो यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं उसके लिए आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी और खासतौर पर क्लास 12th के लिए कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट भी हो चुका है, उसका रिवीजन भी हो चुका है मोस्टली सिलेबस का। तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करना शुरू कीजिए और अपनी पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छे से रोजाना डेली कोई ना कोई चैप्टर बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर कीजिए। और अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई डाउट है हिस्ट्री में तो वो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे रिवीजन वर्क में, हमारे चैप्टर था कॉलोनीज एंड कंट्री साइड, यानी कि उपनिवेशवाद और देहात के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि उपनिवेशवाद और देहात उस टाइम पीरियड के दौरान जो देहाती एरियाज थे उनके ऊपर इस उपनिवेशवाद के क्या इफेक्ट हुए थे, जो किसान थे वो किस प्रकार से इफेक्टेड थे इन सारी चीजों से। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर फ्रॉम चैप्टर 10। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हेन वाज द 5th रिपोर्ट सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक रिपोर्ट पेश की गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में और इस रिपोर्ट को क्या नाम दिया गया था, 5th रिपोर्ट नाम दिया गया था। तो ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी ये किस चीज के लिए थी, ये हमारे इंडिया के रिगार्डिंग थी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हमारे इंडिया में काम कर रही है, वो किस प्रकार काम कर रही है, किस प्रकार से कोऑपरेट कर रही है इंडियंस को। तो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर उन्हें हर साल पार्लियामेंट में रिपोर्ट देनी होती थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो ये रिपोर्ट उन्होंने जो 5th रिपोर्ट है उसको मेंशन किया था उन्होंने 1830 में, यानी कि 1813 में ये रिपोर्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रेजेंट की गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वर कॉल्ड दिकूज। अब उसके बाद बात आती है कि जो दिकूज थे, दिकू किन को बोला गया था। दिस वॉज ए लैंड डिमार्केटेड इन संथाल इन 1832। 1813 में जो बाहर से जो लोग आकर बस गए थे, संथाल जो लोग थे उनको बोला गया था दिकूज बोलते थे, उनको क्या बोलते थे, दिकूज। अब उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लिमिटेशन लॉ। लिमिटेशन लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो लिमिटेशन लॉ है वो क्या था, क्यों बनाया गया था, किस टाइप से इसमें क्या क्या एक्ट पास हुए थे। लिमिटेशन लॉ पास्ड बाय द ब्रिटिश इन 1859। 1859 में ये जो लॉ था ये पास किया गया था। और ये पास क्यों किया गया था और क्या कारण थे इसके। लिमिटेशन लॉ के बारे में पहले बात करेंगे कि क्या है ये परिसीमन कानून। लिमिटेशन लॉ में परिसीमन कानून, परिसीमन कानून क्या था, क्या बनाया गया था ये। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ये लॉ क्या था, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो कह सकते हैं लिमिटेशन लॉ था वो बनाया गया था कि जब महाराष्ट्र में कह सकते हैं कि जब जिस प्रकार से जो ब्रिटिश इंडिया से कॉटन का जो एक्सपोर्ट कर रहे थे, उसका निर्यात कर रहे थे, वो अचानक से उसमें गिरावट आनी शुरू हो गई थी। और जब कॉटन का व्यापार नहीं हो पा रहा था तो जो किसान थे वो बहुत ज्यादा मुश्किल में आ गए थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब उनकी फसल ही बाहर नहीं जा रही तो उनके पास ऑब्वियसली पैसे कहीं से नहीं आ रहे थे। और साथ में जो उनके पास से उन्होंने ऋण ले रखा था, जो जमींदार लोग थे, बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, जो उस टाइम पे कह सकते हैं उनको साहूकार बोला जाता था, वो जब उनको ऋण दे रहे थे तो वो क्या करते थे कि उनके पास से वो उनको बहुत ज्यादा परेशान करने लगे थे। तो इसके कारण क्या हुआ कि जब ज्यादा लोग इस चीज से, किसान थे जो परेशान होने लगे, तो वो कहते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने एक एक्ट बना दिया, एक कानून पास कर दिया जिसको नाम दिया गया था लिमिटेशन लॉ, परिसीमन कानून। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट था किस किस के बीच में, बिटवीन द किसान के बीच में और साहूकार के बीच में, उन्होंने कहा कि 3 साल तक आपके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रहेगा। और फिर उसके बाद क्या होगा कि जो ऑटोमेटिकली ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने आप खत्म माना जाएगा। तब तक किसान अपने सारे के सारे जो आपसे ऋण ले रखा है उसको पे कर सकता है, अदरवाइज आप लोग मतलब कि जो पीजेंट्स हैं, किसान, उनको परेशान नहीं करेंगे। तो जो ये लॉ बनाया गया था, लिमिटेशन जो लॉ बनाया गया था 1859 में, परिसीमन कानून था, इसके अकॉर्डिंग तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि एक टाइप से कह सकते हैं कि हेल्प करने की कोशिश की थी किनकी, जो किसान थे उनकी। लेकिन क्या हुआ, इसके जो रिजल्ट थे वो कह सकते हैं कि उल्टे आ रहे थे। किस टाइप से कि अब जो साहूकार लोग थे उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने
जो किसान थे उनको और ज्यादा इस लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि इसमें फंसाना शुरू कर दिया। अब जो किसान इनके पास से ऋण ले रहे थे वो क्या कर रहे थे कि वो उनसे ऋण लेते और 3 साल पूरे होने से पहले क्या करते थे, उनके पास से नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते थे। साथ में उस कॉन्ट्रैक्ट में वो जो राशि उन्होंने दी है उससे डबल करके उसमें मेंशन कर देते थे और उनके पास से कह सकते हैं कि वो जो ऋण दिया गया था उनसे कभी भी जो किसान था वो बाहर नहीं निकल के आ रहा है। तो आज हम बात करते हैं इसमें कि जो परिसीमन कानून था, लिमिटेशन लॉ था, वो पास किया गया था 1859 में। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि परिसीमन जो कानून था, लिमिटेशन लॉ था, वो क्या था। अब इसके बारे में मेन फीचर्स पे डिस्कस करते हैं इसकी। दिस लॉ वाज मेंट टू चेक द अकाउंट्स ऑफ द इंटरेस्ट वन टाइम एंड 3 years वैलिडिटी। यानी कि अगर आप एक बार ऋण लेते हैं तो उसकी जो वैलिडिटी थी जो साहूकार के पास वो 3 साल तक रहेगी। यानी कि 3 साल के बाद क्या होगा कि वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल माना जाएगा। अब उसके बाद है द बॉन्ड साइंस बिटवीन मनी, यानी कि जो कह सकते हैं जो साइन हुए हैं ऋणदाताओं के बीच में और ऋण लेने वालों के बीच में, वो पैसा जो था वो 3 साल के लिए आपको चुकाना होगा और अगर वह ये आप नहीं चुका पाते हैं किसी कारण से कुछ और बीच में आपका डिस्प्यूट हो जाता है तो 3 साल के बाद वो अपने आप वो जो था कॉन्ट्रैक्ट उसको कैंसिल माना जाएगा। अब उसके बाद आते हैं लेंडर्स एंड रेट्स। Consequently, the money lenders manipulated and forced to the people to sign the deeds after 3 years. अब इसके बाद क्या हुआ कि जो मनी लेंडर्स थे, जो यानी कि ऋण देने वाले जो साहूकार थे, उन्होंने क्या शुरू कर दिया, उन्होंने इसका अपोजिट ही किसानों से शुरू करवा लिया कि वो क्या करते कि 3 साल होने से पहले क्या करते कि उनके पास से कॉन्ट्रैक्ट था वो दोबारा साइन करवाते, नए पेजेस के ऊपर साइन करवाते और इस प्रकार से कह सकते हैं कि उनका जो लिया हुआ ऋण था वो कभी भी वो पे नहीं कर पा रहे थे। इस चीज से क्या हुआ कि किसान बहुत ज्यादा परेशान हो गए क्योंकि वो बहुत ज्यादा लोग थे वो इस चंगुल में फंसते जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ इसमें कि एक जो लॉ बनाया तो गया था किसानों की हेल्प के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा, लेकिन इसके क्या कह रहे हैं कि इसका उल्टा ही हो रहा था कि किस प्रकार से जो मनी लेंडर्स थे वो जो रैयत थे, जो किसान थे, उनको अपने चंगुल में फंसा रहे थे। तो ये था हमारा लिमिटेशन लॉ, परिसीमन कानून, पास्ड इन 1859। नेक्स्ट देखते हैं गिव एनी 5 फीचर्स ऑफ द लाइफ ऑफ पहाड़िया। पहाड़िया लोगों के बारे में, संथाल लोगों के बारे में इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि जो ये ट्राइब्स थी, जो ये आदिवासी समूह थे, ये राजमहल की जो पहाड़ियां थी उनके आसपास वाले एरियाज में रहते थे। अब इसमें दे लिव्ड इन हट्स अंडर द टेबलेट्स ग्रोव्स एंड रेस्टेड अंडर द शेडो ऑफ मैंगो ट्रीज। ये क्या होते थे कि ये हट बनाते थे, इमली के जो पेड़ वगैरह होते थे उन के नीचे हट वगैरह बना के रहते थे, मैंगो के जो पेड़ थे उनके नीचे रहते थे। दे कंसिडर्ड होल ऑफ द रीजन एज द पर्सनल लैंड्स। अब ये जिस एरिया में रहते थे, पहाड़िया लोगों की हम बात कर रहे हैं, ये जिस एरिया में रहते थे उसमें क्या करते थे कि उस पूरी की पूरी जमीन को, उस पूरे के पूरे एरिया को अपना पर्सनल समझने लग गए थे। इट मीन्स कि बाहर से आने वाला कोई भी वहां पर एंट्री नहीं कर सकता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पहाड़िया लोग थे राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहते थे और ये अपना जीवन यापन है जो कह सकते हैं कि जो इनकी लाइफ थी वो बहुत ही सिंपल वे में रहते थे। साथ में किसी भी बाहरी व्यक्ति की एंट्री को ये वहां पर एक्सेप्ट नहीं करते थे। उसके बाद दे हटेड इन द फॉरेस्ट एंड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेटेड। झोपड़ियां बनाकर रहते थे, साथ में क्या करते थे ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होते है कि आप एक जगह पर आपने फसल उगाई है, वहां से आपने फसल तैयार की है, अब आप दूसरी जगह पर जाकर वहां पर भी फिर जो है वो कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो इससे क्या थी ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पहाड़िया लोग थे वो क्या करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे और कहाँ पर रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे और शिकार करते थे, हंटेड, और क्या करते थे, शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। अब इसके बाद दे ऑफन रेस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ द आउटसाइडर इनटू देयर रीजन्स। और अगर कोई बाहर से एंट्री कर रहा है इनके एरियाज में तो ये क्या करते थे, ये बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करते थे, बहुत ज्यादा विरोध करते थे, या इस टाइप से कह सकते हैं कि ये उन लोगों की एंट्री अपने एरियाज में नहीं होने देते थे। तो हम बात कर रहे हैं इसमें पहाड़िया लोगों की मेन फीचर्स की, जो लाइफ की उनकी मेन फीचर्स थी उनके बारे में, कि जो पहाड़िया लोग थे क्या करते थे, हट बनाकर रहते थे, इमली के पेड़ों के नीचे रहते थे, आम के जो पेड़ वगैरह थे उनके नीचे रहते थे। साथ में क्या करते थे, किसी भी आउटसाइड को
जो आउटर साइड होते थे, बाहर के जो लोग होते थे, उनको अपने एरियाज में एंट्री नहीं करने देते थे। अगर किसी की एंट्री हो भी रही तो उनको बहुत ज्यादा विरोध करते थे। और आगे यही बात है कि पहाड़िया और जो संथाल लोगों की जब यहाँ पर एंट्री होती है तो इनके बीच में लड़ाइयां शुरू हो जाती है। और उन लोगों को किसके द्वारा लेके आया जा रहा है? इन लोगों को अपने स्थान से हटाने के लिए ब्रिटिशर्स जो हैं वो बाहरी लोगों की एंट्री यहाँ पर करवाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करते थे, ये शिकार करते थे, फॉरेस्ट में रहते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। Their chiefs used to maintain unity in their respective groups। अब सबसे में जो मेन बात आती है वो ये आती है कि इनके जो चीफ थे, इनके जो मुखिया थे, इनके ट्राइब्स के सभी लोग उनकी बात मानते थे और साथ में मेंटेन करके रखते थे यूनिटी को, यानी कि एकता को बनाकर रखते थे आपस में एक दूसरे के साथ। उसके बाद क्या था कि अगर उनके बीच में कोई मेजर डिस्प्यूट्स होते हैं, कोई भी वाद विवाद होता था, तो उनका सारा का सारा जो सोल्यूशन था वो किसके द्वारा निकाला जाता था? वो चीफ के द्वारा निकाला जाता था, जो कि कौन, जिसको क्या कहते थे उस टाइम पे? मुखिया बोलते थे। हर ट्राइब के अपने अपने मुखिया होते थे, हर ट्राइब के अपने अपने चीफ होते थे। और ये क्या करते थे? ये यूनिटी बना के रखते थे अपने ट्राइब्स, अपने कबीले में। और साथ में क्या करते थे कि किसी भी प्रकार का अगर वहां पर डिस्प्यूट होता है, कोई वाद विवाद होता है उनके बीच में, तो उनकी एकता को उनका सोल्यूशन करवाते थे। साथ में चीफ ऑल्सो लेड देयर पीपल इन केस ऑफ बैटल्स विद अदर ट्राइब्स एंड आउटसाइडर्स। साथ में जो चीफ होते थे, मुखिया होते थे, वो क्या करते थे कि अपने जो कबीले के लोग जिनके ऊपर वो रूल कर रहे थे, जिनको वो मेंटेन करके रख रहे थे, किसी भी बाहरी घटना के टाइम पे, चाहे वो किसी ट्राइब के साथ उनकी लड़ाई हो या फिर आउटसाइडर जो थे, बाहर के जो आने वाले लोग थे, उनके साथ इसकी लड़ाई हो, तो जो मुखिया है वो क्या करता था? सभी लोगों को इकट्ठे करता था और क्या करते थे उनके बाद उन सभी लोगों को जो कह सकते हैं कि बैटल के लिए प्रिपेयर करते थे, लड़ाई के लिए तैयार करते थे। तो इस प्रकार से हमने मेंशन किया था आज इसमें कि 5 फीचर्स ऑफ द लाइफ ऑफ द पहाड़ियाज। सबसे पहले कहाँ रहते थे? मैंगोज, इमली के जो पेड़ वगैरह थे उनके आसपास वाले एरिया में रहते थे। आउटसाइडर जो होते थे, बाहर के जो लोग होते थे, उनको एंट्री नहीं करने देते थे। अगर एंट्री करते थे उनको बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करते थे। साथ में क्या करते थे कि एक चीफ होता था, मुखिया होता था, और मुखिया का काम क्या होता था कि वो अपने ट्राइब में, अपने कबीले में क्या करता था? यूनिटी बना के रखता था। साथ में इस प्रकार से इसमें हम देख सकते हैं कि जब बाहर से किसी और दूसरे कबीले के साथ या तो उनकी लड़ाई हो या फिर कह सकते हैं कि कोई बाहर का जो व्यक्ति हो, तो उसको क्या करते थे? ये अपने सभी लोगों को इकट्ठा करते थे और उनके साथ बैटल के लिए चले जाते थे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इसमें रीड किया अबाउट द 5th रिपोर्ट। 5th रिपोर्ट के बारे में मैंने बताया ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास की गई थी, 1830 में प्रस्तुत की गई थी, प्रेजेंट की गई थी बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद साथ में डिपूज कौन थे? डिपूज जो लोग थे, उनको ये जो ट्राइब्स थी, बाहर से आने वाले जो लोग होते थे अपने एरियाज में, उनको डिपूज बोला जाता था। उसके बाद बात आती है, हमने बात की थी इसमें कि जो लिमिटेशन एक्ट था, शॉर्ट में क्वेश्चन बनते हैं इस पे कि 1830 में क्या हुआ था? 5th रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी। 1859 में लिमिटेशन लॉ पास किया गया था। लिमिटेशन लॉ इट मीन्स परिसीमन कानून। परिसीमन कानून किस किस के बीच में? जो कि मनी लैंडर्स थे, जो साहूकार थे, साथ में बिटवीन रैयत। रैयत के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि रैयत वर्ड जो है उस टाइम पे यूज किया जाता था किसानों के लिए, यानी कि जो किसान होते थे उनको क्या बोलते थे? रैयत बोला जाता था। तो उनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट था, 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था कि अगर 3 साल के लिए आपका जो कह सकते हैं कि अगर आपका ऋण है वापस नहीं मिलता है या किसी भी और कोई दूसरा कारण होता है, तो उसको कैंसिल, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल माना जाएगा। साथ में हमने आज रीड किया है 5 फीचर्स ऑफ द पहाड़िया लोगों के बारे में रीड किया कि किस प्रकार से पहाड़िया लोग। सबसे पहले तो बात आती है कि ये लोग कहाँ पर रहते थे। ये लोग रहते थे जो राजमहल की पहाड़ियां थी उसके आसपास वाले एरियाज में ये लोग रहते थे। आउटसाइडर को बाहर रखते थे, अपने एरियाज में किसी को एंट्री नहीं करने देते थे। साथ में शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे और फॉरेस्ट में रहते थे और साथ में हंटेड शिकार वगैरह करके ये अपना सारा का सारा जो काम है वो करते थे। अब इसके बाद बात आती है, इसमें एक चीफ होता था, हेड होता था, जो पूरे की पूरी ट्राइब्स को यूनिटी के बेस पे रखता था। साथ में बाहर से अगर किसी कबीले के साथ लड़ाई होती है, किसी ट्राइब के साथ लड़ाई होती है, तो ये लोग सारे के सारे इकट्ठे होकर उसमें भाग लेते थे। तो आज हमने डिस्कस किया था चैप्टर 10 के कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके इस चैप्टर से हैं। बाकी आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीट दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल।